हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। ये वीडियो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया की सीरीज का पार्ट 4 है और ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन इन इंडिया डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहली वाली वीडियोस जो इस सीरीज की हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन वो एक प्रोसेस है जिससे आप अपने ख्यालात, कोई इंफॉर्मेशन, अपने जज्बात या अगर आपके पास कोई आइडिया हो वो दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है कम्युनिकेशन। और जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत तरीकों से किया जा सकता है। जैसे आप आवाज का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। जैसे अभी मैं कर रहा हूं, मैं भी कम्युनिकेट ही कर रहा हूं, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, नॉलेज दे रहा हूं। आप इशारों का इस्तेमाल कर सकते हो, जेस्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, साइंस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ट्रैफिक साइंस होते हैं, कहीं पे दिखाया होता है शार्प टर्न, कहीं पे दिखाया होता है राइट टर्न, कहीं पे लेफ्ट टर्न, बहुत से साइंस होते हैं, है ना। या आप अपने एक्सप्रेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं, हाव भाव होते हैं, उनसे भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो कम्युनिकेशन है वो एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस की क्या खास बात होती है? प्रोसेस की ये खास बात होती है कि प्रोसेस के कुछ स्टेप्स होते हैं, है ना। कोई काम अगर प्रोसेस होता है तो उसके बहुत से स्टेप्स होते हैं, तब जाके वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो कम्युनिकेशन के भी ऑब्वियसली कुछ स्टेप्स होंगे, तो वो यहां पे हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? पहला है सेंडर। सेंडर का मतलब क्या है? वो इंसान जो कोई इंफॉर्मेशन, कोई इमोशन जो भी होगा वो दूसरे इंसान तक पहुंचाना चाहता है, तो उसके पास कोई ना कोई मैसेज होगा। तो ये जो सेंडर है वो अपने मैसेज को अगले इंसान तक पहुंचाना चाहता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में कोई बात है जो आप अगले तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप क्या हैं? अभी सेंडर हैं। तो दूसरा स्टेप जो इसमें आता है वो क्या आता है? एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपके दिमाग में ख्यालात हैं, इंफॉर्मेशन है, थॉट्स हैं, उनको उस शक्ल में चेंज करना, उस शक्ल में कन्वर्ट करना कि वो अगले तक ट्रेवल कर सके। तो आप क्या करोगे? आप अपना जो ख्यालात हैं आपके, वो तो अभी आपके दिमाग में है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की शक्ल में। दिमाग में जो हमारे थॉट्स होते हैं, ख्यालात होते हैं, दिमाग हमारा कैसे चलता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पे चलता है ना। तो वो आपके दिमाग में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की शक्ल में हैं। अब आपने क्या करना है? अब आपने उनको ऐसे कन्वर्ट करना है कि वो अगले इंसान तक ट्रेवल करे। तो आप क्या करोगे? आप उनको आवाज की शक्ल में चेंज करोगे। उन इलेक्ट्रिक सिग्नल को आपका जो वोकल कॉर्ड है वो उनको आवाज में चेंज करेगा। तो आवाज में जब चेंज करेगा उसको बोलेंगे हम एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब क्या होता है कि जो मैसेज है आपके पास उसको उस शक्ल में चेंज करना कि वो किसी तरह अगले इंसान तक ट्रेवल कर सके। तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे मैसेज जो है वो एनकोड हो गया कि शक्ल में, आवाज की शक्ल में। अगर आप लेटर लिख रहे हो किसी को, तो वो लेटर जो है वो भी एनकोडिंग ही होती है। मतलब आपके दिमाग में जो ख्यालात हैं उनको आप वर्ड्स में तब्दील कर रहे हो, लेटर्स में तब्दील कर रहे हो, तो वो भी है ना एनकोडिंग। ठीक है। फिर ये जो एनकोडेड मैसेज होता है उसको किसी मीडियम के थ्रू अगले इंसान तक पहुंचाना होता है। मीडियम क्या होता है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कोई तरीका। तो इस केस में जब आप किसी के सामने बैठे हो और बात कर रहे हो, तो वहां पे मीडियम क्या है? मतलब जो आपकी साउंड है, आपकी वॉइस है, वो अगले तक कैसे जा रही है? वो हवा के जरिए जा रही है ना। आपकी जो आवाज है वो क्या होती है? वो हवा में वाइब्रेशन होती है। आपके वोकल कॉर्ड की वजह से वाइब्रेशन होती है, हवा में वेव्स बनती हैं, वो अगले इंसान तक जाती हैं। जैसे अगर आप वैक्यूम में कितनी भी आप आवाज निकालने की कोशिश करो, लेकिन वैक्यूम में या स्पेस जो होता है उसमें कोई भी आवाज नहीं आती है। वजह क्या है? वहां पे हवा ही नहीं होती है। तो साउंड जो है, वॉइस जो है, वो कहां पे वेव्स बनाएंगी? वो कैसे ट्रेवल करेंगी, है ना। तो जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो आपका जो मीडियम होता है, जो तरीका होता है कम्युनिकेशन का, वो क्या है? जो रास्ता होता है कम्युनिकेशन का, वो क्या है? वो हवा होती है, वो आपका एटमॉस्फेयर होता है। तो जब वो मीडियम के थ्रू आपका जो एनकोडेड मैसेज है वो चलेगा, तो वो क्या होगा? वो अगले इंसान के कानों में जाएगा। तो जब वो कानों में जाएगा अगले इंसान को, तो उसके कान उस मैसेज को डिकोड करेंगे। डिकोड करने का क्या मतलब है? एनकोड करने का उल्टा होता है डिकोड। एनकोड में हम क्या करते हैं कि मैसेज को उस शक्ल में लाते हैं कि उसको हम
एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सके। अब डिकोडिंग का क्या मतलब होता है? डिकोडिंग का मतलब है उस मैसेज को वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जिस फॉर्म को रिसीवर समझ सके। तो जिस इंसान को आप वो मैसेज भेज रहे हो उसके कान उस मैसेज को, वो जो वेव चल रही थी, साउंड आ रही है, उनको डिकोड करके वापस इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल रिसीवर के दिमाग में जाएंगे तो वो उस मैसेज को समझ लेगा। तो ये होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। पहला क्या है? पहला कोई सेंडर होगा जो मैसेज भेजना चाहता है, वो मैसेज को एनकोड करेगा। मैसेज को एनकोड करने के बाद किसी मीडियम के थ्रू उस मैसेज को आगे भेजेगा और जब वो आगे रिसीवर तक पहुंचेगा तो पहले वो डिकोड होगा। डिकोड होने के बाद उसको रिसीवर जो है वो उस मैसेज को समझेगा। अब कहीं कहीं बुक्स पे रिसीवर को पहले दिखाया गया है और डिकोडिंग को बाद में, क्योंकि पहले तो मैसेज जाएगा रिसीवर के पास ही, फिर रिसीवर उसको डिकोड करेगा। लेकिन हमें उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यहां पे सिर्फ एक आइडिया लेने की हमें जरूरत है। ठीक है। और ये जो टॉपिक है कम्युनिकेशन, इसमें हमारा जो फोकस है वो सिर्फ मीडियम पे रहने वाला है, मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप किस जरिए से कम्युनिकेट कर रहे हो वो ही हमने इस वीडियो में अच्छी तरह पढ़ना है। उसके बाद अगर आप यहां पे देख रहे हो फीडबैक। फीडबैक क्या होता है कि सेंडर ने जो मैसेज भेजा रिसीवर को, तो रिसीवर के पास कोई रिएक्शन होगा, कोई जवाब होगा, तो उसको बोला जाता है फीडबैक। ऑब्वियसली फीडबैक जो है वो रिसीवर से सेंडर तक ही ट्रेवल करेगा ना। मैसेज जो है, मैसेज सेंडर से रिसीवर तक जाएगा और उसका फीडबैक, उसका रिएक्शन, उसका आंसर वो रिसीवर से सेंडर तक जाएगा। और ऑब्वियसली वो भी यही, क्योंकि वो भी कम्युनिकेशन है तो वो भी यही प्रोसेस फॉलो करेगा। ओके, ये क्लियर है? कम्युनिकेशन प्रोसेस समझ आ गया? तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि जितने भी जानवर वगैरह हैं दुनिया में, सारे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन इंसान और बाकियों में डिफरेंस कम्युनिकेशन के एंगल से यह है कि इंसान जो है उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत सफिस्टिकेटेड है, वो बहुत इवॉल्व है, डेवलप्ड है। और इंसान ने बहुत से तरीकों के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन को डेवलप किया है। पहले पुराने जमाने में, बहुत पहले, जब मास कम्युनिकेशन होता था, ऑब्वियसली जो पर्सनल कम्युनिकेशन होता था, एक दूसरे से बात तो तब भी करते थे, लेकिन अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात करें, मतलब वो मैसेज जो हम बहुत लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसको कैसे पहुंचाया जाता था पुराने जमाने में? बीटिंग ऑफ ड्रम्स, मतलब बड़े बड़े ड्रम्स होते थे उनको बजा के, या जो पेड़ होते हैं, सूखे पेड़ होते हैं, उनको बजा के मैसेज दिया जाता था, या आग लगा के धुएं की वजह से मैसेज दिया जाता था, या तो फिर फास्ट रनर्स होते थे, मतलब कोई लोग जो बहुत तेज दौड़ते थे उनके हाथों पे मैसेज दूर दूर तक भेजे जाते थे। उसके बाद हॉर्सेस, कैमल्स, डॉग्स, बर्ड्स, इनको भी इस्तेमाल किया जाता था मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पोस्ट ऑफिस की इन्वेंशन हुई, टेलीग्राफ की इन्वेंशन हुई, प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुई, टेलीफोन, सैटेलाइट, इंटरनेट की इन्वेंशन हुई। उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन था वो बहुत तेज और बहुत आसान हो गया है। तो इतना सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन किसका है? सिर्फ इंसान का है ना, बाकी जानवरों का तो नहीं है। अभी भी फील्ड ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसकी वजह से एक रिवोल्यूशन, एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है कम्युनिकेशन में। जो आज की दुनिया है वो ग्लोबल विलेज बन गया है। वो किस वजह से ग्लोबल विलेज बन गया है? एक ऑब्वियसली जो ट्रैवल है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी आसान हो गई है, तेज हो गई है, और दूसरा कम्युनिकेशन है, ये भी बहुत आसान हो गया है और बहुत तेज हो गया है। इसकी वजह से आज की दुनिया को बोला जाता है ग्लोबल विलेज, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन के तरीके जो हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, मतलब कितने लोगों तक आप कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, उन बेसिस पे हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन का तो आपको पता ही है क्या होता है कि मतलब आप कोई बात, कोई प्राइवेट बात कोई फ्रेंड के साथ कर रहे हो, घर वालों के साथ कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि एक ही के साथ कर रहे हो, मल्टीपल लोगों के साथ कर सकते हो, लेकिन ये बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, उन्हीं के साथ आप पर्सनल कम्युनिकेशन करते हो जिन पे आपका ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है। तो पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है? लेटर होता है, टेलीफोन होता है, टेलीग्राम। ये वो टेलीग्राम नहीं है जो आजकल ऐप चल रही है, ये टेलीग्राम पुराने जमाने में होता था, टेलीफोन से पहले, और ये कुछ ही रिसेंटली ही टेलीग्राम की सर्विस जो है वो बंद हो गई है। ये जो ऐप है टेलीग्राम, ये अलग है, ठीक। उसके बाद फैक्स भी होता है जो अभी भी चल रहा है, और इंटरनेट,
ठीक है, जैसे आप चैटिंग वगैरह करते हो वो भी मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आप अपना मैसेज बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, पब्लिक अपने मैसेज को करना चाहते हो। तो उसके क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या मीन्स है? रेडियो, उसके बाद टेलीविजन है, सिनेमा है, मूवीज वगैरह, सैटेलाइट्स हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, सेमिनार जो आप करते हैं कंडक्ट वो हो सकते हैं, या इंटरनेट। इंटरनेट दोनों में इस्तेमाल होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन भी, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो आजकल ऐप चल रही है वगैरह जो भी हैं, ये सारे क्या हैं? मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन इंटरनेट जैसे ट्विटर है, ट्विटर पे आप अगर कोई ट्वीट करते हैं तो वो किस लिए होता है? वो मास कम्युनिकेशन ही होता है ना, तो कोई भी पढ़ सकता है, वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचता है ना। तो इंटरनेट को हम एज मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन भी इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? पर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई है, या अपने जज्बात, इमोशंस, आइडिया जो भी हैं वो एक या एक से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करते हो, लेकिन डायरेक्टली। उस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली ये जो पर्सनल कम्युनिकेशन है, जैसे हमने पीछे भी देखा कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स पर्सनल कम्युनिकेशन सिर्फ उनके साथ की जाती है जो ट्रस्टवर्दी होते हैं, और पर्सनल कम्युनिकेशन में वो मैसेज शेयर किया जाता है जो आप पब्लिक नहीं करना चाहते। ऑब्वियसली नाम ही पर्सनल है, तो वो मैसेज होता है इसमें जो आप पर्सनल रखना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा, है ना, उसके आगे नहीं। और जो पर्सनल कम्युनिकेशन है वो फिजिकल प्रेजेंस में भी हो सकता है, मतलब आमने सामने बैठ के फेस टू फेस भी हो सकता है, या आप दूर से भी पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर मीडियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आपको खत लिखना पड़ेगा, या आपको टेलीफोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टेलीग्राम, फैक्स, इंटरनेट एक्सेट्रा, इनका इस्तेमाल करके आप दूर से भी पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, और सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो है टेलीफोन। टेली का मतलब होता है दूर, फोन का मतलब होता है आवाज। तो दूर तक आवाज अपनी अगर आपने भेजनी है किसी इंसान को, तो आप क्या करोगे? टेलीफोन का इस्तेमाल। टेलीफोन क्या है? ये ऑब्वियसली एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो क्या करता है कि दो या दो से ज्यादा जितने भी लोग हों उनको दूर से एक दूसरे से बात करने का जरिया देता है, मदद करता है उसमें। अब टेलीफोन काम कैसे करता है? टेलीफोन कन्वर्ट करता है जो आपकी साउंड होती है ना, जो आपके वोकल कॉर्ड से साउंड निकलती है, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा, एनकोड करता है, आपकी साउंड को एनकोड करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में। उसके बाद केबल्स या सैटेलाइट्स के थ्रू ये दूसरे फोन तक जाती है, और वो उसको फिर डिकोड करता है या रिप्रोड्यूस करता है वापस साउंड में, और फिर वो जो रिसीवर होता है उसको समझ आती है बात। अगर हम टेलीफोन के इन्वेंटर की बात करें तो नॉर्मली माना जाता है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो था उसने टेलीफोन को इन्वेंट किया था। लेकिन ये जो चीजें होती हैं इनमें एक ही इंसान का हाथ नहीं होता, इसमें बहुत से लोगों की मेहनत मुशक्कत लगी होती, रिसर्च लगी होती है। लेकिन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को इसलिए इन्वेंटर माना जाता है टेलीफोन का क्योंकि इसने पहली बार टेलीफोन का पेटेंट रजिस्टर करवाया था 1876 में। अब ये पेटेंट क्या होता है? देखिए, जैसे कॉपीराइट होता है ना, कॉपीराइट फॉर एग्जांपल आपने कोई बुक लिखी है, अब आपकी उसमें बहुत सी मेहनत लगी है उस बुक को लिखने में, तो अगर कोई भी उस बुक को उठा के कॉपी करके बेचना स्टार्ट कर देगा तो आपकी मेहनत का क्या होगा? तो इसलिए आप क्या कराते हो, आप उसको कॉपीराइट करवाते हो, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाते हो कि इस बुक को रिप्रोड्यूस करने का, कॉपी करने का सिर्फ आपके पास हक रहेगा, है ना। तो उसकी मदद से क्या होता है, जो आपकी मेहनत होती है उसका फल आपको मिल जाता है। वैसे ही पेटेंट होता है। पेटेंट जो चीजें इन्वेंट की जाती हैं या कोई प्रोसेसेस इन्वेंट किए जाते हैं उनको रजिस्टर कराने के लिए, उनको कॉपीराइट ही समझ लो, कॉपीराइट कराने के लिए पेटेंट एक रजिस्टर किया जाता है गवर्नमेंट के पास। अब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब पेटेंट रजिस्टर करवाया टेलीफोन के लिए, इसका मतलब कुछ देर के लिए सिर्फ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के पास ये राइट था कि वो टेलीफोन प्रोड्यूस करके बेच सके, ठीक है, और इसीलिए इसको इन्वेंटर माना जाता है टेलीफोन का।
अगर हम इंडिया की बात करें तो 1881 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ऑब्वियसली तब ब्रिटिश राज था, उन्होंने लाइसेंस दिया था ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड जो इंग्लैंड की थी कि वो टेलीफोन एक्सचेंजेस खोले। कहां कहां पे? कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, कराची में और अहमदाबाद में। और फिर 1882 में टेलीफोन एक्सचेंजेस इंडिया में पहली बार खुले। कहां कहां पे? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई कि भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको हम बीएसएनएल कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन डाली गई। उसको कैसे बनाया गया? एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको कन्वर्ट कर दिया कंपनी में, जिसका नाम रखा गया भारत संचार निगम लिमिटेड। और यह कब बना? 2000 में। और ये जो भारत संचार निगम लिमिटेड है, ये पूरे इंडिया में टेलीकॉम सर्विसेज देता है, मतलब फोन सर्विसेज देता है, और अभी भी तो इंटरनेट सर्विसेज भी दे रहा है, लेकिन दिल्ली में और मुंबई में बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, तो इनके लिए कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए थी। तो उसके लिए बनाया गया महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जो है, जिसको हम एमटीएनएल कहते हैं, वो दिल्ली और मुंबई में टेलीकॉम सर्विसेज देती है। और इसको कब बनाया गया था? 1986 में। अगर हम मोबाइल फोन की बात करें, इंडिया में मोबाइल फोन कहां से स्टार्ट हुआ, तो 1995 में क्या हुआ कि पहली बार मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया। और वो किसने किया? जो तब की चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल थी, ज्योति बासु, उन्होंने पहली बार फोन किया। जो तब के यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर थे, सुखराम, उनके साथ उन्होंने इंडिया में पहली बार मोबाइल फोन पे बात की। नेक्स्ट मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन है फैक्सिमाइल, जिसको हम शॉर्ट में फैक्स बोलते हैं। फैक्स क्या करता है कि जो स्कैन्ड प्रिंटेड मटेरियल, मतलब क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो अगर आपने कहीं पे भेजने हैं तो उसके काम आता है। जो फैक्स मशीन होती है वो फोन के साथ ही जुड़ी होती है, और फोन का इस्तेमाल करके ही वो ये डॉक्यूमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह भेजती है। आप क्या करते हो कि जो फैक्स मशीन है, जैसे यहां पे दिखाई हुई है, यहां पे क्या है कि आप एक डॉक्यूमेंट फैक्स मशीन में डालोगे, वो उसको स्कैन करेगा, फिर जहां पे आपने वो डॉक्यूमेंट भेजना है उसका नंबर आप डायल करोगे, वहां पे फिर उस जो आपने यहां पे स्कैन किया होगा डॉक्यूमेंट, उसका प्रिंट वहां पे निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे काम करती है फैक्स मशीन। यह भी ऑब्वियसली फोन के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही करती है। और फैक्स का जो इन्वेंटर था वो कौन था? अलेक्जेंडर बेन। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन सिस्टम। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन का मतलब है जब कोई इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई मैसेज भेजे, लेकिन वो मैसेज बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाना चाहिए। उनका मकसद हो कि वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचे, मासेस तक पहुंचे। मासेस का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा लोग उन तक पहुंचे, तो उसको क्या बोलते हैं? मास कम्युनिकेशन। और ये जो मास कम्युनिकेशन है, इसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत जल्दी फैलती है और उन लोगों तक भी पहुंचती है जो नॉर्मली बाकी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से दूर रहते हैं। उन तक भी मास कम्युनिकेशन सिस्टम से इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी इफेक्टिवली पहुंच जाती है। तो जो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। और जो पहला इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है वो है रेडियो। अब ये रेडियो क्या है? रेडियो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस है, जो रेडियो वेव्स को कैच करता है अपने एंटीना के थ्रू और उनको कन्वर्ट करता है साउंड में। तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कब स्टार्ट हुई? 1923 में। और सबसे पहले किसने इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट की? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने। लेकिन जब पहली बार ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग 1923 में स्टार्ट हुई ना इंडिया में, उसके बाद देखा गया कि ये एक बहुत सक्सेसफुल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन बन गया और बहुत ही कम टाइम में इंडिया के लगभग हर घर में रेडियो पाया जाने लगा। तो गवर्नमेंट को लगा कि ये एक बहुत पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन है और इस अपॉर्चुनिटी को जाया ना करते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया? 1930 में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को अपने कंट्रोल में लिया और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम।
और फिर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का नाम चेंज करके कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो 1936 में, और आजादी के बाद फिर 1957 में इसका नाम रखा गया आकाशवाणी। ऑल इंडिया रेडियो आप अभी भी सुनते होंगे, लेकिन उसका ऑफिशियल नाम जो है वो आकाशवाणी है। और रेडियो सिटी बैंगलोर जो था, जो 2001 में स्टार्ट हो गया था बैंगलोर में, ऑब्वियसली वो इंडिया का पहला प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन था। ठीक है, अब है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, वो क्या है? टेलीविजन। टेलीविजन क्या है? ये ऑब्वियसली एक टेलीकम्युनिकेशन मीडियम है, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है, जिसमें क्या होता है, जिसमें मूविंग इमेजेस और साउंड को मिला के कम्युनिकेशन किया जाता है। अब मूविंग इमेजेस को क्या कहा जाता है? वीडियोस और साउंड जहां पे एक साथ चलती हैं, उनकी वजह से कम्युनिकेट होता है कोई चीज, उसको बोला जाता है टेलीविजन। और ये वन वे ट्रांसमिशन है। आपको पता है ये टेलीविजन सिर्फ हम देख सकते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट तो नहीं कर सकते। और आप देखिए कि रेडियो जो था वो भी वन वे ट्रांसमिशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। और आपको पता ही है कि टेलीविजन कितना इंपॉर्टेंट बन गया है और वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ऑडियो विजुअल मीडियम बन गया है। किस लिए? ताकि इंफॉर्मेशन को फैलाया जाए और एजुकेट किया जाए मासेस को मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को एजुकेट किया जाए, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। आज टीवी एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया बन गया है। अगर हम इंडिया में टेलीविजन की डेवलपमेंट की बात करें तो क्या हुआ कि 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो से ही एक छोटा सा चैनल चलाया गया, टीवी चैनल इंडिया में, जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चलाया गया। मतलब अभी वो उसको फुल फ्लेज लॉन्च नहीं किया था, अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चलाया गया था। स्मॉल ट्रांसमीटर को लेके, मतलब छोटा सा टीवी वगैरह था उनके पास, और मेकशिफ्ट स्टूडियो मतलब टेम्परेरी स्टूडियो था, वहां से एक छोटा सा चैनल पहली बार इंडिया में चलाया गया 1959 में। लेकिन डेली ट्रांसमिशन मतलब डेली बेसिस पे टीवी कब चलने लगा इंडिया में? 1965 में ही, और अभी भी वो ऑल इंडिया रेडियो का ही एक हिस्सा था। लेकिन 1976 में जो टीवी का सेक्शन था उसको ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया, और टीवी के जो सेक्शन थी उसको एक अलग आइडेंटिटी दी गई दूरदर्शन के नाम से, जिसको हम डीडी के नाम से भी जानते ही हैं। अब ये डीडी क्या है? ये एक ऑटोनॉमस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। मतलब क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस मतलब ये खुद डिसीजन ले सकती है कि कब कौन सा प्रोग्राम दिखाना है, कौन सा प्रोग्राम दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है, लेकिन है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर। मतलब ये गवर्नमेंट की सर्विस है, गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है ना। और ऑब्वियसली फाउंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बनाया है। और इसको ओन कौन करता है? किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और ये प्रसार भारती की जो 2 डिवीजन है ना, उसका एक डिवीजन है। इसकी 2 डिवीजन कौन सी है प्रसार भारती की? एक है ऑल इंडिया रेडियो, दूसरा है डीडी, यही दूरदर्शन। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक? तो चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? देखिए, स्पेस में अगर कोई चीज बड़ी चीज के इर्द गिर्द घूमती है ना, तो छोटी चीज को क्या बोला जाता है? सैटेलाइट। फॉर एग्जाम्पल, मून जो है वो अर्थ की सैटेलाइट है। क्यों? क्योंकि मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। वैसे ही अर्थ जो है उसको बोला जाता है सन की सैटेलाइट। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो कोई छोटी चीज बड़ी चीज के इर्द गिर्द जब घूमती है तो छोटी चीज को कहा जाता है सैटेलाइट। लेकिन इस सेक्शन में ऑब्वियसली हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक मशीन होती है जो इंसान खुद अर्थ के ऑर्बिट में डालता है। ऑर्बिट का मतलब अर्थ के इर्द गिर्द जो रास्ता है घूमने का, जहां पे सैटेलाइट्स घूमती हैं उसको ऑर्बिट बोला जाता है। वहां पे डालते हैं और ये अर्थ के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अगर हम दुनिया की पहली सैटेलाइट की बात करें तो वो थी स्पुतनिक 1, जो 1957 में सोवियत यूनियन ने लॉन्च की थी। सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर, जो आज रशिया है, उन्होंने लॉन्च की थी 1957 में। और आपको पता है कि जो ये सैटेलाइट है ये खुद भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन ये बाकी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को रेगुलेट करने के भी काम आती है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे सैटेलाइट फोन्स होते हैं, सैटेलाइट फोन सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट जो खुद में एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसको भी चलाया जाता है ना। या टीवीज जो होते हैं, टीवी भी खुद एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन वो सैटेलाइट की मदद से ही चलता है ना। तो इसका क्या मतलब है, जो सैटेलाइट है वो खुद भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन ये बाकी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के भी काम आती है। तो अगर हम इंडिया के जो सैटेलाइट सिस्टम है उसके बारे में बात करें तो पर्पस के अकॉर्डिंग इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। किनको? इंडिया के सैटेलाइट सिस्टम को। एक है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम जिसको शॉर्ट में इनसैट कहा जाता है, दूसरा है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम जिसको शॉर्ट में IRS कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला इंडिया का जो सैटेलाइट सिस्टम है वो है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम या इनसैट। इसको ऑब्वियसली ISRO ने लॉन्च किया है। और ये इनसैट क्या है? इनसैट एक मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम है, मतलब ये किसी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इसके बहुत से काम हैं। क्या? जैसे टेलीकम्युनिकेशन जो हमने पीछे पढ़ा, टीवीज वगैरह, उसके काम आता है। मेटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मतलब वेदर फोरकास्टिंग वगैरह, उसके भी काम आता है। ब्रॉडकास्टिंग के काम आता है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के काम भी आता है। अगर कभी प्लेन क्रैश हो गया, कहीं शिप डूब गई, उसके सर्च एंड रेस्क्यू के काम भी आता है। और बाकी भी इसके बहुत से फंक्शंस हैं, उनके काम ये आता है। अब ये स्टार्ट कब हुआ था इनसैट या इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम? ये स्टार्ट हुआ था जब इनसैट 1B एक सैटेलाइट जो थी वो लॉन्च की गई थी 1983 में। उसके साथ ये जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो गया। इनसैट 1A भी लॉन्च की गई थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही थी। इनसैट 1B सक्सेसफुल रही, तो ये जो सिस्टम है तभी से स्टार्ट हो गया। और ये जो इनसैट सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इसने बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस लाई इंडिया के टेलीविजन और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, और बाकी टेलीकम्युनिकेशन में भी, और मेटेरियोलॉजिकल सेक्टर्स में भी। मतलब वही जो मैं बोल रहा हूं, जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, जो टेम्परेचर की रीडिंग वगैरह करते हैं, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है उसके काम भी ये बहुत आया। कौन सा? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इसकी वजह से जो टीवी था वो काफी रैपिडली बढ़ा, और मॉडर्न जो कम्युनिकेशन है इंडिया में वो भी बहुत तेजी से बढ़ा, और इंडिया के जो रिमोटेस्ट एरियाज थे वहां तक भी ये पहुंचा। रिमोटेस्ट एरियाज को लेके ऑफशोर आइलैंड्स भी हैं, मतलब जो अंडमान निकोबार हैं, लक्षद्वीप हैं, बाकी छोटे छोटे जो ऑफशोर आइलैंड्स हैं, वहां तक भी इनकी वजह से, ये जो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है इसकी वजह से टीवी पहुंचा, मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, सारा कुछ पहुंचा। तो अगर हम कुछ स्पेसिफिक सैटेलाइट्स की बात करें तो जो कल्पना 1 है वो एक एक्सक्लूसिवली मेटेरियोलॉजिकल सैटेलाइट है। उसका काम सिर्फ वेदर फोरकास्टिंग, एटमॉस्फेयर प्रेशर देखना, टेम्परेचर वगैरह, यही है उसका काम। ठीक है। दूसरा एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स है जिनको बोला जाता है GSAT या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ये इंडिया की खुद की सैटेलाइट्स हैं, इंडियाज इंडिजीनियस सैटेलाइट्स को इंडिया ने खुद बनाई है। और ये किस काम आती हैं? डिजिटल ऑडियो, डेटा और वीडियो ब्रॉडकास्टिंग, मतलब टीवी वगैरह के ये काम आती है। और इन्हीं में से एक है GSAT 3 जिसको EduSat भी बोला जाता है। और ये किस लिए बनाई गई है? ताकि डिस्टेंट क्लासरूम एजुकेशन दी जाए, मतलब दूर से ही क्लासरूम्स ली जाएं, स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक। और ये इंडिया की पहली डेडिकेटेड एजुकेशनल सैटेलाइट है, मतलब ये भी एक्सक्लूसिवली किसके लिए है? एजुकेशन पर्पसेस के लिए, तभी इसका नाम EduSat है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सी होती है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होती हैं जो दूर से ही, ऑर्बिट से ही किसी चीज को, किसी फेनोमिनन को, किसी रिसोर्स को ऑब्जर्व करती हैं और उसके बारे में डेटा प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। रिमोट का क्या मतलब होता है? रिमोट का मतलब होता है दूर। सेंसिंग का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली सेंस करना, किसी चीज को जांचना, परखना, ऑब्जर्व करना, है ना। तो जो इंडिया का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम प्रोग्राम था वो कब स्टार्ट हुआ, कब कमीशन हुआ? जब IRS 1A को लॉन्च किया गया 1988 में। और ये कहां से लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैकनोर, रशिया से। तब रशिया जो था तब USSR हुआ करता था।
ठीक है, 1988 में। तो वहां से इसको लॉन्च किया गया IRS-1A, वहां से इंडिया का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अब ये जो डेटा होता है IRS सैटेलाइट्स का, मतलब इंडिया रिमोट सेंसिंग सिस्टम, जो सैटेलाइट्स हैं उनका जो डेटा होता है वो किस काम आता है? वो रिसोर्स सर्वे और मैनेजमेंट के काम आता है। मतलब इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उनको सर्वे करने के काम आता है और उनको कैसे मैनेज करेंगे, प्लान कैसे करेंगे, उसके काम ये आता है। ये जो इससे डेटा देता है, देखो ये करता क्या है, ये दूर से ही सेंस करता है ना चीजें। फिजिकली वहां पे आपको जाने की जरूरत नहीं, अगर फिजिकली भी जाओगे तो फिर भी बर्ड्स आई व्यू जिसको बोलते हैं ना, पूरा एक ही बार आप उसको नहीं ना देख सकते। तो सैटेलाइट्स आपको हेल्प करती हैं कि एक बर्ड्स आई व्यू मिले आपको पूरे एरिया का, जहां पे आपका कोई पर्टिकुलर रिसोर्स है या कोई मिसहैप हुआ है, वहां का पूरा एक आपको पता चल जाए कि वो कैसा एरिया है, क्या है। तो ये उसके काम भी आते हैं। जो IRS सिस्टम की कुछ एप्लीकेशंस है वो हम यहां पे देखेंगे। देखिए किस काम आता है, फ्लड रिस्क जोन मैपिंग एंड फ्लड डैमेज असेसमेंट। मतलब क्या है, फ्लड रिस्क जोन कौन से होते हैं? वो एरियाज जहां पे फ्लड आने के चांसेस हैं। तो ये दूर से ही पता हमें देता है कि कौन सा एरिया फ्लड रिस्क जोन में आता है। और अगर कभी फ्लड आ भी गया उस एरिया में तो फ्लड डैमेज असेसमेंट भी करता है, कितना डैमेज हुआ फ्लड से। उसके बाद देखिए हाइड्रो जियोग्राफिकल मैप्स फॉर लोकेटिंग अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज फॉर ड्रिलिंग वेल्स। ये किस काम आता है कि अगर आपने कहीं पे कुआं खोदना है तो ये आपको जो सैटेलाइट है ये आपको डेटा देगी कि कहां पे पानी सही अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर कहां पे ठीक अवेलेबल है, कहां पे अच्छी तरह अवेलेबल है, वहां पे हम अच्छी तरह कुएं खोद सकें और वहां से पानी हमें मिलता रहे। ये अर्बन प्लानिंग के भी काम आता है, आपने सिटीज को कैसे प्लान करना है। देखिए मैंने क्या बोला पहले कि ये हमें एक बर्ड्स आई व्यू देता है, ये हमें ऊपर से ही दिखा देता है कि वो जगह कैसी है, उसका टेरेन कैसा है, सारा कुछ, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत हेल्प मिलती है। उसके बाद जंगलों का जो सर्वे होता है, जंगल कितने बचे हैं, कितने कटे हैं, वगैरह वगैरह, उसके काम भी आता है। वेटलैंड मैपिंग, लेक्स वगैरह जो होती हैं, जो वेटलैंड्स होते हैं, मार्शी लैंड्स होते हैं, उनको मैपिंग करने के लिए कहां पे हैं, कितना एरिया है, कितने कम हुए हैं, कितने ज्यादा हो गए, उनके काम भी आता है। और एनवायरमेंटल इंपैक्ट एनालिसिस, मतलब एनवायरमेंट पे हमारा जो असरात हैं वो क्या पड़ रहे हैं, उसके काम भी हमारा जो ये इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम है वो काम आता है। क्लियर है यहां तक? अच्छी तरह समझ आ गया? तो अब इन दो स्लाइड्स पे, ये स्लाइड और आगे स्लाइड, इन दो स्लाइड्स पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। इनको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप यहां पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इनको अच्छी तरह देख सकते हैं। इनको याद रखने की कोशिश कीजिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के साथ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया का पूरा सीरीज खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो हमें प्लीज सब्सक्राइब करके हमें एनकरेज कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी कुछ सीखें। और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन हमारी नई वीडियोस की मिस ना हो। और अगर हमारे वीडियोस के कंटेंट को PDF फॉर्मेट में आप लेना चाहते हैं तो 359 रुपीज की फीस देके आप वो ले सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।